जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा ये संगम युग होगा। इसे संगम काल भी कहते हैं और इसको समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं वर्धन वंश के बाद, तो इसके बाद जो इतिहास जो है बड़ा उथल पुथल होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिलहाल ये जो संगम काल है ये दक्षिण भारत का इतिहास है। और ये जो दक्षिण भारत का इतिहास तो है, लेकिन इसका जो समय जो है ये एग्जैक्ट नहीं माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों का ये मत है कि जिस समय क्या कहते हैं, उत्तर भारत में ये मौर्य वंश चल रहा था, कुषाण वंश चल रहा था, ठीक उसी समय जो है दक्षिण भारत में क्या है, संगम युग चल रहा था। और जब भारत में क्या कहते हैं गुप्त साम्राज्य आ गया, तो उसके बाद क्या है, राजपूत वंश है, आपके पल्लव वंश हैं, चालुक्य वंश हैं। तो ये सब कहाँ पे आ गए, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, इसके जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो बहुत कम मिलते हैं। तो फिलहाल जो इसका जो समय है, इसको आपको ये याद रखेगा। भले ही हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, वर्धन वंश को पढ़ चुके हैं, पाल वंश है, सेन वंश, उनको पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो है आपका उन सभी वंशों के पहले का समय है। लगभग इसका एग्जैक्ट समय नहीं है। ये माना जाता है कि इसका जो समय है ये मौर्य वंश से चला आ रहा है, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संगम काल के बारे में, संगम युग के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, एक आपका है संगम वंश है, तो वो संगम वंश अलग है और ये संगम काल, ये संगम युग अलग। वो एक संगम युग है जो कि हरिहर और बुक्का क्या होते हैं, दोनों भाई होते हैं और उनके पिता का नाम होता है संगम। तो अपने पिता के नाम से उन्होंने क्या किया है, संगम वंश की नींव रखी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो उनका जो टाइम है वो लगभग माना जाता है 1350 के आसपास का। और ये जो संगम काल है, संगम युग है, ये जो है ईसा पूर्व के पहले से लेके जब तक वर्धन वंश चल रहा था, तो उस समय का ये 500-600 साल ये इतिहास चला है। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संगम काल या संगम युग। तो जो संगम काल है इसमें क्या कहते हैं, 3 संगोष्ठियां हुई। उस संगम का अर्थ ही होता है गोष्ठी या सम्मेलन। संगम का अर्थ जो होता है, जो इसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं, गोष्ठी या सम्मेलन कहते हैं। और 3 इसमें क्या है, 3 गोष्ठियां हुई हैं और इनके जो संरक्षक हुए हैं वो पांड्य वंश के राजा हुए हैं। क्या हुए हैं, पांड्य वंश के राजा हुए हैं। और जो संगम वंश है इसमें हम केवल 3 वंशों को ही पढ़ेंगे, इन्हीं का इतिहास इसमें आता है। एक आपका चेर है, दूसरा चोल है और तीसरा क्या आपका, वो पांड्य वंश है। अगर पेपर की दृष्टि से पूछें तो जितना आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह, कभी भी आप देखेंगे संगम काल या संगम युग से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो 3 क्वेश्चन 99% वही मिलते हैं आपके। तो एक आपका धनुष मिलेगा, एक बाघ मिलेगा, एक कार्प मिलेगा। पूछेगा ये कि संगम कालीन जो चेर वंश रहा है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष रहा है। जो चोल वंश रहा है उसका प्रतीक चिन्ह बाघ रहा है। और जो क्या कहते हैं पांड्य वंश रहा है उसका प्रतीक चिन्ह कार्प, जो कि एक प्रकार की मछली है। केवल यही आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम उसको आपको डिटेल में बता रहे हैं। बाकी आने वाले समय में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संगम अथवा सम्मेलन। और ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 3 आपके संगम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इनका कोई एग्जैक्ट जो समय ये क्लियर नहीं है। अब इन तीनों में जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पहले में आपके अगस्त होते हैं, दूसरे में कौन होते हैं, अगस्त, दूसरे में भी कौन होते हैं, अगस्त होते हैं, और तीसरे में नकीरर होते हैं। तो 3 आपके संगम काल की जो संगोष्ठियां हुई हैं, पहले में अगस्त ऋषि, दूसरे में अगस्त ऋषि और तीसरे में नकीरर होते हैं। ये आपको याद रखना है। पूछेगा कि जो प्रथम संगम जो सम्मेलन हुआ है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, अगस्त ऋषि, और दूसरे में अगस्त ऋषि और तीसरे में क्या है, नकीरर। अब ये इनके संरक्षण में हुए हैं। तो संरक्षण में अगर पूछे तो तीनों जो आपके पांड्य शासकों के शासनकाल में हुए, तीनों जो हैं ये पांड्य शासकों के शासनकाल में हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और स्थान क्या है, तो स्थल में हम देखेंगे मदुरई। क्या है आपका, मदुरई, जो कि आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका वैगाई नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, वैगाई नदी के किनारे। तो मदुरई जो है ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि वैगाई नदी के किनारे है। तो पहला आपका संगम का आयोजन कहाँ पे किया गया, मदुरई में किया गया है। दूसरा कपाटपुरम में किया गया है और तीसरा भी कहाँ पे किया गया, मदुरई में किया गया है। तो ये तीनों स्थान आपको याद रखना है।
पहले में जो है जो सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी रही है, 549, दूसरे में 59 है और तीसरे में 49। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, किनके संरक्षण में, यहाँ ये पूछा जा चुका है कि जो संगम की जो संगोष्ठियाँ हुई हैं ये किन राजाओं के संरक्षण में की गई हैं। तो ये आपकी की गई है पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई हैं। पहले में अगस्त ऋषि होते हैं अध्यक्ष, दूसरे में भी अगस्त ऋषि होते हैं और तीसरे में क्या होते हैं, नक्कीरर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो क्या कहते हैं, इनका इतिहास दक्षिण भारत से है और मुख्य रूप से आपका होता है तमिलनाडु, होता है क्या होता है, तमिलनाडु। तो वहाँ से क्या कुछ साहित्य के स्रोत मिले हैं हम लोग देखेंगे। तो एक पुस्तक है तोल्काप्पियम, कौन है ये आपकी बुक है और इस बुक का नाम है तोल्काप्पियम नाम है और इसके ये राइटर हैं, ये कौन है आपके, ये इसके राइटर हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि तोल्काप्पियम जो है इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं तोल्काप्पियर हैं और इसे तमिल का व्याकरण भी कहते हैं। तमिल का व्याकरण किस पुस्तक को कहते हैं, तोल्काप्पियम को कहते हैं और इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तोल्काप्पियम किसकी किताब है, ये तोल्काप्पियर की है और इसे जो है ये तमिल का व्याकरण कहते हैं और ये क्या कहते हैं, सॉरी, इसे जो है क्या कहते हैं, ये द्वितीय संगम के समय हुआ। ये जो लिखा गया है ये द्वितीय संगम के समय ये लिखा गया है। जो तमिल का साहित्य कहते हैं उसे किसे कहते हैं, तिरुकुरल को कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा तोल्काप्पियम जो है ये तोल्काप्पियर की है, इसे तमिल व्याकरण भी कहते हैं और दूसरे संगम के दौरान किया गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी पुस्तक है तिरुकुरल। तो तिरुकुरल जो है ये तिरुवल्लुवर की किताब है और इस पुस्तक को क्या कहते हैं, तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। एक और याद रखिएगा शिलापदिकारम। शिलापदिकारम जो है ये पुस्तक है ये इलंगो आदिगल की है, किसकी है, इलंगो आदिगल की है। तो ये 3 आपकी पुस्तकें यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक है अहनानुरू। ये जो पुस्तक किसकी है, रुद्र शर्मन की है, किसकी है, रुद्र शर्मन की है। आगे हम देखेंगे मुर्गन। तो मुर्गन जो है ये दक्षिण भारत के एक देवता हैं, कौन है, दक्षिण भारत के एक देवता हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, मुर्गा है। मुर्गा से क्या बन गया, मुर्गन आपका बन गया। आगे हम देखेंगे मरियम्मा शीतला माता। ये दक्षिण भारत की चेचक की जो है इन्हें माता माना जाता है। जैसे किसी को दक्षिण भारत में क्या है, चेचक हो जाता है, छोटी माता या बड़ी माता हो जाता है, उसे चेचक कहते हैं। तो वहाँ पे इसके लिए पूजा पाठ होता है और किसकी पूजा पाठ होती है, मरियम्मा जो है शीतला माता की होती है। आगे हम देखेंगे कोराबाई क्या है, दक्षिण भारत में विजय की देवी को क्या कहा गया है, कोराबाई कहा गया है। अब यहाँ देखेंगे ये 4 बिंदु हैं, ये चारों जो है कर से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये कर से संबंधित है। तो इरय जो है ये भूमिकर होता है, इराद जो है ये जबरन वसूला जाने वाला कर है, उल्ग या सुंगम ये चुंगी होता है और कुडमय या पांडु ये जो है स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर है। तो ये आपके हो गए कर हो गए। आगे हम लोग देखेंगे कि संगम कालीन राजनीतिक इतिहास। तो यहीं से आपके सबसे महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम में बनते हैं। अभी हमने बता दिया है चेर, चोल और पांडे। तो चेर, चोल, पांड, चेर का धनुष है, चोल का बाघ है और पांड का क्या है, कार्प, जो कि एक मछली है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेर जो है इसके जो राजा होते हैं उदयन जीरल होते हैं, दूसरे आपके नेंदु जीरल आदन होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, सेन गुटुकुवर होते हैं और चौथे क्या होते हैं, सई होते हैं। ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपके क्या हो गई, ये राजाओं के नाम हो गए। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ये जो चेर वंश है इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, धनुष होता है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में आपके यही क्वेश्चन आपके छपते हैं हमेशा के लिए। तो जो चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह क्या है आपका, ये धनुष है और वांज या कैरूवर ये इनकी राजधानी है, ये क्या है, इनकी राजधानी है। और कणगी पूजा जो है एक इसे कहते हैं पत्नी पूजा कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्नी पूजा कहते हैं। और इसका जो आरंभ किया गया है सेन गुट्टवन के द्वारा किया गया। जो कणगी पूजा का संबंध किससे है, पत्नी पूजा से है। और किस वंश के राजाओं ने कराया है, चेर वंश के राजाओं ने कराया है। चेर वंश के राजाओं ने, यहाँ वंश भी लिख लीजिएगा, चोल वंश और पांड्य वंश। और ये सेन गुटवन ने ही क्या, कणगी पूजा ये करवाई है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या याद रखना है,
चेर जो वंश है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। आगे हम लोग आते हैं चोल वंश में आते हैं। इसमें एलारा एक राजा होते हैं और करिकाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ये होता है आपका बाघ। क्या होता है? बाघ होता है। ये इनकी राजधानी होती है और बाद में क्या हो जाती है? कावेरी पट्टनम। तो प्रारंभिक जो राजधानी चोल वंश की होती है पोहार होती है और बाद में क्या हो जाती है? कावेरी पट्टनम हो जाती है। और जो सबसे शक्तिशाली राजा जो करिकाल होता है, ये सबसे जो है ये शक्तिशाली राजा होता है। कौन? ये करिकाल होता है। और चोल वंश के राजाओं ने क्या है? श्रीलंका पे विजय प्राप्त की है। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संगम काल है, संगम युग है, तो इनमें जो तीन वंश होते हैं चोल, चेर और पांड्य होते हैं, इन तीनों वंशों में सबसे अच्छी जो है नौसेना किसकी अच्छी रही है? तो चोल वंश की रही। तो ये पॉइंट और बढ़ा लेना कि जो नौसेना जो रही है सबसे अच्छी किसकी रही है? तो ये आपकी चोल वंश की रही है और नौसेना के माध्यम से इसने क्या किया है? श्रीलंका पे विजय प्राप्त की है। तो नौसेना का संबंध किससे है? चोल वंश से है। ये भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखेंगे पांड्य वंश। देखेंगे क्या देखेंगे? पांड्य वंश। तो पांड्य वंश में देखिए राजा होते हैं निडियोन होते हैं, फिर आपके क्या होते हैं? निडजेलियन होते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है कार्प होता है। कार्प जो है एक प्रकार की जो है मछली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनकी राजधानी क्या है? ये राजधानी मदुरै है। क्या है आपकी? मदुरै है आपके। और मोती से तात्पर्य यह है कि जो आपने पढ़ा होगा कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, तो उसमें एक राजदूत होता है किसका? सेल्यूकस निकेटर का। उसका नाम होता है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने भारत में रहकर ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और उसमें उसी किताब में उसने बताया कि जो पांड्य वंश है, तो पांड्य वंश उस समय जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इससे ये साबित होता है इसी से कि जो ये वंश है इसका संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। तो मौर्य वंश का जो समय कब का है? 300 जो है 5 में युद्ध होता है किसका? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सोचिए कि उस समय दक्षिण भारत में क्या है? ये संगम काल आपका ये चल रहा था। और तभी तो क्या है? मेगस्थनीज ने क्या है? पांड्य वंश का उल्लेख जो है अपनी पुस्तक जो है इंडिका में किया है। तो इससे ये साबित होता है कि जिस समय क्या है भारत में क्या कहते हैं? मौर्य वंश है, फिर उसके बाद शुंग वंश होते हैं, फिर अंत सातवाहन वंश होते हैं, कुषाण वंश होते हैं और गुप्त साम्राज्य आते हैं, वर्धन वंश आते हैं। तो ये जो सब वंश कहाँ के हैं? उत्तर भारत के हैं। और दक्षिण भारत में क्या है? ये आपका संगम वंश चल रहा था। लेकिन जो साहित्य की कमी से या फिर ऐतिहासिक स्रोत के कमी के कारण जो है इनका जो इतिहास आपको ठीक ठाक नहीं मिलता है। इसीलिए क्या है? यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फिलहाल यहाँ पे आपको यही याद रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना है और इनकी राजधानी याद रखना है और नौसेना वाला पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे कि जो समुद्र की पूजा, तो संगम काल में किस वंश के राजाओं ने समुद्र पूजा को आरंभ किया? तो पांड्य वंश के राजाओं ने जो है क्या है? ये समुद्र की पूजा को आरंभ किया। अगर हम इसको मैप के माध्यम से अगर जानना चाहेंगे तो जैसे हम एक इंडिया का ये मैप बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपका एरिया है केरल और कर्नाटक वाला, तो यहाँ पे शासन था किसका? चेर का था। और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे शासक किसका रहा है? ये पांड्य वंश का रहा है। और फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और यहाँ पे शासक किसका रहा? चोल का रहा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष रहा है। चोल का क्या था? बाघ रहा है। और पान का क्या था? कार्प। और कार्प एक क्या है? मछली। तो कार्प भी लिखा आ सकता है, मछली भी लिखा आ सकता है और मीन भी लिखा आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया है? संगम युग हो गया। क्या हो गया है? संगम युग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या चीज़? संगम युग हो गया है। और चेर वंश जो है ये नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आप थोड़ा मैप के माध्यम से पकड़िएगा। केरल में चेर वंश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चोल वंश और तमिलनाडु में क्या था? ये पांड्य वंश रहा। तो यहाँ पे चेर का प्रतीक क्या? धनुष है। और चोल का प्रतीक क्या? बाघ है। और पांड्य का प्रतीक क्या है? ये कार्प है। इसे मछली, एक प्रकार की मछली है, हम मीन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक जो है समाप्त होता है। लगभग मुश्किल से अब 2 या 3 अधिकतम 4,
तो 4 लेक्चर में क्या है, आपके जो प्राचीन इतिहास जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा कहाँ पे, मध्यकालीन इतिहास में आ जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।